हेलो स्टूडेंट्स। परमाणु संरचना पढ़ रहे थे हम लोग बेटे अपने पिछले लेक्चर में, और परमाणु संरचना में मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तक ले गया था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो दोष था उसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या दोष था, ध्यान से देखिए। नंबर पहला, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी संभव, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण कर रहा है। वो ये कहते हैं कि नाभिक के चारों तरफ जितनी भी वृत्तीय कक्षाएं संभव है, किसी को भी गोला बना लो, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, बाद में बोर ने बताया कि सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण संभव नहीं है, कुछ निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में ही परिक्रमण संभव है। दूसरी बात यह थी कि अगर परिक्रमण कर रहा है तो वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहा हो। तो यहां लिखिए परिक्रमण कर रहा है, परंतु वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन इस प्रकार परिक्रमण करते समय निश्चित ही अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहा है। करता होना चाहिए, कर नहीं रहा है, करता होना चाहिए। और धीमे धीमे नाभिक के निकट आता जाएगा और एक समय पश्चात नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल
परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। ऐसा थोड़ी है कि परमाणु नष्ट हो जाता है, नहीं। वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। रदरफोर्ड कह रहे हैं कि नाभिक के चारों तरफ इस वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। थोड़ा वृत्त बनाना बेटा, गोला बनना चाहिए। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि ये लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। तो अगर ये लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा तो ये थोड़ा 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 धीमे 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 नाभिक के पास पहुंचता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाए। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, नाभिक धनावेशित है, इनमें टक्कर होगी, परमाणु नष्ट हो जाए। तो क्या परमाणु नष्ट हो जाता है? नहीं, परमाणु का नष्ट होना संभव नहीं। तो वैज्ञानिक कहता है कि अगर रदरफोर्ड के मॉडल को माने तो परमाणु को नष्ट हो जाना चाहिए। रदरफोर्ड के पास इस बात की कोई काट नहीं। रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो रदरफोर्ड कहना चाहिए रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल साबित हुआ। और यहीं से बेटा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को निरस्त कर दिया गया और नए परमाणु मॉडल की खोज शुरू हुई। अब जो नए परमाणु मॉडल की खोज शुरू हुई उसमें बीच में एक परमाणु मॉडल और आता है जिसका नाम है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, लेकिन वो अब आपके कोर्स में नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग जिस तरफ आगे बढ़ेंगे वो है बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन इससे पहले कि बोर का परमाणु मॉडल पढ़ें हमको कुछ बातें पढ़ लेनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है बेटे, चलिए पढ़ते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटे वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या कह रहा है? यदि कोई भी आवेशित बॉडी उपस्थित है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी
ऊर्जा का ह्रास करती है, या थोड़ा सा इसमें एक वर्ड और जोड़, ऊर्जा का, सॉरी ह्रास तो लिखना ही था, ज्यादा मिट गया, ऊर्जा का ह्रास लगातार क्रम में करती। ये वर्ड जो लगातार था यही गड़बड़ था। भाई आवेशित या इनर्जेटिकली फेवर्ड, कुछ भी कह सकते, जिसमें अधिकतर मात्रा में ऊर्जा है। मैं ये मान सकता हूं कि आप किसी आयरन रॉड को गर्म कर लीजिए तो उसकी भी बात की जा सकती, तो वो भी अपनी ऊर्जा का लगातार क्या कर रही है, ह्रास कर रही है। वो ये कहना चाहता है कि जो अधिक ऊर्जा में वस्तुएं हैं या आवेशित वस्तुएं हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन में आवेश है, ऊर्जा है, और वो ऊर्जा का ह्रास लगातार करे। तो ये लगातार जो शब्द है इसी की तरफ ध्यान दो। वो कह रहा है कि लगातार क्रम में कर दो, ऊर्जा का ह्रास कभी भी लगातार नहीं हो सकता। ये बात आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक सिद्ध कर, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो चुका है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये कह रहा है कि अगर एनर्जेटिकली फेवर्ड बॉडी है तो अपनी ऊर्जा का ह्रास विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार करे। अब जरा ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या, इनकी जरा बात करो। वे तरंगें जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तथा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस दिशा में वेव जा रही, सॉरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती। कहलाती, ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसे मान सकता हूं कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और ये एक्सिस है। ये मैं वैद्युत क्षेत्र के लिए मान सकता हूं। ई, ये मैं लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मान सकता हूं। बी, और ये वाली लाइन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के लिए मान सकता हूं। मैं दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूं आपको, कि मान लीजिए एक तरंग है, इस तरंग में एक कंपोनेंट वैद्युत क्षेत्र का है,
ये कंपोनेंट मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र, और इसमें एक कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र का है। देखिए, एक कंपोनेंट ये चुंबकीय क्षेत्र का है। इस तरीके से बनाइएगा, एक दूसरे के लंबवत दिखाई दे। मानते हैं ये कंपोनेंट इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वाला कंपोनेंट। इस तरीके से, और ये जो लाइन है, ये जो एक्सेस दिखाई दे रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो तीनों एक दूसरे की लंबवत लाइन बना के दिखाता हूं। देखिए, और यहां से आप लाइन खींचिए, तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री। जो डार्क ब्लू वाली लाइन है वो विद्युत क्षेत्र के लिए, जो लाइट ब्लू वाली लाइन है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक है ना? तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। मैं यहां लिख देता हूं, एक कंपोनेंट हमने माना है वैद्युत क्षेत्र के लिए, एक कंपोनेंट हमने माना है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी माध्यम के परिभ्रमण करती है। परिभ्रमण करती, मतलब इन्हें भ्रमण करने के लिए, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। जैसे उदाहरण, मैं कह सकता हूं कॉस्मिक रेज, मैं कह सकता हूं गामा रेज, मैं कह सकता हूं एक्स रेज, सनलाइट में यूवी रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सूर्य से पृथ्वी तक लगातार तरंगें आ रही। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर तक ही पर्यावरण है, इसके बाद करोड़ों किलोमीटर तक कोई पर्यावरण नहीं। तो वो कहते हैं कि इन तरंगों को चलने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता ही, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं। ये तो बिना किसी माध्यम के ट्रेवल करती है। आप लोग मोबाइल फोन चलाते हैं, तुरंत ही सैटेलाइट तक वेव जाती है, तुरंत ही वापस आती है। इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, ये तो बिना किसी माध्यम के ट्रेवल करती है। तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारी की सारी वेव्स बिना किसी माध्यम के एक दूसरे बिना किसी माध्यम के ट्रेवल कर सकती हैं, चल सकती हैं। इसलिए इनको विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा जाता है। बेटे थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लेते हैं तरंगों के बारे में। मान लीजिए
इस तरंग की बात कर रहे। अब यहां पर कुछ चीजें समझ लीजिए। इसको कहते हैं क्रेस्ट और इसको कहते हैं ट्रफ। ये क्रेस्ट है। जितनी हाइट क्रेस्ट की होगी उतनी ही गहराई ट्रफ की होगी। और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट जो निकटवर्ती होगा उसके बीच की दूरी लैम्डा होगी। क्रेस्ट की जो हाइट होगी या ट्रफ की जो गहराई होगी उसे एम्पलीट्यूड या आयाम एक है। तो जरा ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या चीज। नंबर पहला लैम्डा, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ क्या है? 2 निकटतम क्रेस्ट या ट्रफ की दूरी। दूरी को किसमें नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर या सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या है? ए एम्पलीट्यूड या आयाम। वेवलेंथ को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। ए एम्पलीट्यूड या आयाम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड या आयाम। क्रेस्ट की ऊंचाई पढ़ लेगा। हाँ सर। या ट्रफ की गहराई। ठीक है, सब समझ में आ गया होगा? यस सर। हाँ सर। और इसकी भी यूनिट क्या होगी बताइए आप लोग? मीटर या सेंटीमीटर। 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 चलिए अगली बात कर लेते हैं। तीसरा वेलोसिटी v। एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई रेखीय लंबाई या रेखीय दूरी। इसको समझिए। रेखीय दूरी का मतलब है बिल्कुल सीधा सीधा नापे। ऐसे मत करना तो पहले क्रेस्ट पे गए फिर ट्रफ पे गए। हाँ मैं ये मानता हूं तरंग एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को कहते हैं। एक तरंग एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के ही एक तरंग कहेंगे। तो एक सेकंड में एक तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी ऐसे नहीं नापेंगे कि एक क्रेस्ट इतना गया और ट्रफ ना। दूरी सीधे सीधे नापेंगे। रेखीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी या वेग। वेग कहते हैं ना हिंदी में, वेग या वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? हाँ सर। मीटर मीटर प्रति सेकंड।
सेकंड, आवृत्ति, आवृत्ति को न्यू से निरूपित कर, थोड़ा यस सर, इटैलिक वी बनाएंगे, उसको न्यू कहते हैं। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? किसी एक पॉइंट से प्रति सेकंड निकलने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। और न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, जहां सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा वेवलेंथ। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से आपके छोटे मोटे न्यूमेरिकल लगाए जा सकते हैं। सी का वैल्यू मैं बता देता हूं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बेटा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में कुछ सिद्धांत है। चलिए आगे की बात बताते हैं। वैज्ञानिक ने जब परीक्षण किए तो यहां पर एक शब्द गलत था, जो कि मैं शुरू से बता रहा हूं, लगातार। किसी भी स्रोत से ऊर्जा का ह्रास लगातार क्रम में नहीं हो सकता। ऊर्जा का ह्रास लगातार हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट गलत था। और यहीं से एक नई थ्योरी, नया कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आया, जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को गलत साबित करने वाला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं हम लोग। तो अगली हेडिंग है आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्या कह रहा है? ऊर्जा का ह्रास लगातार क्रम में नहीं हो सकता। यह सदैव ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है। अब सीधी सीधी बात है, अगर छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है तो बंडल एक एक करके निकलेंगे। पहला निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, लगातार कैसे निकलेगा? तो प्लैंक के अनुसार ऊर्जा का ह्रास लगातार नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात सत्य नहीं। वैज्ञानिक कहना चाहता है
कि अगर लगातार नहीं हो सकता और ऊर्जा के बंडलों के रूप में निकल रही है तो क्या प्लैंक के पास इसका कोई प्रमाण है? तो पहले तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर प्रमाण की भी बात। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी ऊर्जा स्रोत, मैं सनलाइट की ही मान लेता हूं, मान लीजिए कोई भी यहां पर मैं ऊर्जा स्रोत ले लेता हूं, कोई मैं पेन अलग ले लेता हूं बेटा, यहां से कोई ऊर्जा स्रोत, ये कोई ऊर्जा स्रोत, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास जो वो बात कर रहे हैं वो किसी भी ऊर्जा स्रोत की बात कर रहे हैं, वो चाहे बल्ब हो, चाहे बेटा कोई लकड़ी जल रही हो, चाहे वो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश हो, किसी भी ऊर्जा स्रोत की बात। यहां से जो ऊर्जा निकल रहा है वो तरंग के रूप में तो निकल ही रही है, परंतु छोटे छोटे ऊर्जा बंडल, मतलब एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, चौथा बंडल, पांचवा बंडल, तो क्या तरंग के रूप में बंडल निकल रहे हैं? हाँ, तरंग के रूप में बंडल निकल, तो बंडल तो कण होता है। क्या कण और तरंग एक ही चीज हो गई? प्लांक ने तो यही कह दिया। प्लैंक कहते हैं कि लाइट में डुअल नेचर है। तो यही मैं ऊपर बता रहा था, थोड़ी सी बात समझने के बाद क्या लिख सकते हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन। मतलब इन कणों को, इन बंडल्स को उन्होंने क्या कहा? फोटोन या क्वांटम। कहने का मतलब प्रकाश में द्वैत प्रकृति उपस्थित होती है। कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर प्रेजेंट होते हैं प्रकाश। ये बात प्लांक कहना चाहते। प्लांक के अनुसार, प्लैंक के अनुसार ऊर्जा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति न्यू, और ऊर्जा E बराबर हो जाएगा h न्यू। where h is known as Planck's constant। इस h को, तो प्लैंक ने क्या बात कही इसको ध्यान से समझिए। प्लैंक कहता है ऊर्जा का ह्रास लगातार नहीं हो रहा, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में हो रहा है। अब बंडल कण है और वो तरंग के रूप में चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसमें द्वैत प्रकृति है। अब सिर्फ लाइट की बात क्या करें, ऊर्जा की भी बात कर सकते हैं, तो ऊर्जा में भी द्वैत प्रकृति है। इसका मतलब रेडिएशन हो या लाइट हो, दोनों में ही द्वैत प्रकृति पाई जा रही, कण प्रकृति भी पाई जा रही है और तरंग प्रकृति पाई जा रही। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि लाइट हैज
डुअल नेचर, और लाइट ही नहीं, रेडिएशन हैज डुअल नेचर। आपके यहाँ जो हीटर जल रहा है उसमें से जो निकलने वाली ऊर्जा है वो भी डुअल नेचर है, वो भी कण प्रकृति दिखा रही है, तरंग प्रकृति दिखा रही है। उसके अंदर भी जो है क्वांटास प्रेजेंट, उसके अंदर भी फोटॉन्स प्रेजेंट है। ऊर्जा का वो छोटा सा जो बंडल होगा, उस छोटे से बंडल को हम लोग क्वांटा या फोटोन कह रहे हैं। फोटोन वर्ड का यूज तब करेंगे जब ऊर्जा की बात कर रहे हैं। एक बंडल, और उस एक बंडल के लिए साइंटिस्ट बता रहा है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E बराबर h न्यू, जहां पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अगर बेटा ये बात मान ली जाए कि प्लैंक का नियम सही है, अब इस न्यू को आप अलग निकाल के, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, तो एक नया फार्मूला आपका बन जाएगा। आपने फार्मूला बनाया है E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लेमडा। तो आपके पास एक नया फार्मूला बन जाएगा, इससे आपके न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे, E बराबर h इंटू C बाई लेमडा। लेकिन ध्यान देना, ये फॉर 1 फोटोन बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं फॉर n फोटॉन्स, n नंबर में फोटोन है हमारे पास, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देना, E बराबर n इंटू एच सी बाई लेमडा। ये बेटा आपके पास एक फार्मूला, जिससे छोटे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व। लेकिन यहां समस्या दूसरी है, क्या प्लैंक के पास कोई प्रमाण है कि उसकी थ्योरी सही है? बेटा प्लैंक के पास अपनी थ्योरी सही करने का कोई प्रमाण नहीं। प्लैंक इसको प्रूफ 100% नहीं कर पा रहे थे। तभी एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने अपने 2 प्रयोगों द्वारा प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को सही साबित कर दिया। प्लैंक के 2 प्रयोग, आइंस्टीन के वो 2 प्रयोग थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, मैंने शुरुआत भी की थी, क्या प्लैंक के पास कोई पुख्ता प्रमाण है कि लाइट में डुअल नेचर होता है, रेडिएशन में डुअल नेचर होता है? प्लैंक के पास प्रमाण तो थे, लेकिन उन प्रमाणों से वो साबित कुछ नहीं कर सकते। आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने अपने 2 प्रयोगों द्वारा प्लैंक की थ्योरी को साबित किया कि नहीं नहीं, प्लैंक सही। मतलब थ्योरी तो प्लैंक ने दे दी थी, लेकिन प्लैंक उसको साबित नहीं कर पा रहे। इसको साबित करने के लिए आइंस्टीन आए, और आइंस्टीन ने अपने 2 प्रयोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कृष्ण कणिका प्रभाव द्वारा यह साबित किया कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, लाइट हैज द डुअल नेचर। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। यहाँ एक नोट लिखा देता हूं मैं आप लोगों को, लिख लीजिए। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने 2 प्रयोगों द्वारा, 2 प्रयोगों, नंबर फर्स्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव, तथा नंबर बी कृष्ण कणिका प्रभाव द्वारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी को सही बताया।
या उसका समर्थन किया, कहा कि प्लैंक की क्वांटम थ्योरी सही है, ऊर्जा लगातार क्रम में नहीं निकल सकती, ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में ही निकल रही है और वो कंटिन्यूअस नहीं है, ऊर्जा का जो एनर्जी का एमिशन है वो डिसकंटिन्यूअस। मतलब हम बताना क्या चाहते थे, हम ये बताना चाहते थे कि एमिशन इज डिसकंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस, एमिशन ऑफ एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, एमिशन एनर्जी का एमिशन लगातार नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस। इसको बेटा इंग्लिश में लिख लो, हम क्या बताना चाहते थे, दैट इज emission of energy is taking place in discontinuous manner in the form of small packets of energy. एनर्जी का एमिशन डिसकंटिन्यूअस है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो ये कह रही थी कि ऊर्जा का ह्रास लगातार हो रहा है, ये बात गलत है। थोड़ी सी बात प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्ण कणिका प्रभाव की करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन क्या कहना चाहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव से? वो ये कह रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने एक ग्लास का चैम्बर लिया, ये यूट्यूब टाइप, यहां पर एक धातु की प्लेट रखी और यहां पर संग्राहक जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचे जा सके, पकड़े जा सके, और इसको नीचे एक बैटरी से जोड़। यहां से लाइट डाली प्लेट पर और इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव प्लेट को मिल गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से इस मेटल प्लेट पर इन्होंने लाइट डाली और मेटल प्लेट पर लाइट डालते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जो संग्राहक द्वारा बैटरी के पास पहुंचा। इस तरीके से धीमे धीमे बैटरी चार्ज होती। ध्यान दीजिए, पहली बात कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए कि जो धातु पत्ती लगाई गई है, धातु पत्ती
लगाई गई है वह किसी ऐसी धातु की होनी चाहिए जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अति निम्न हो। मैं कह सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर सीजियम आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो धातु पत्ती लगाई जाती है उसमें काम कर सकते। एल्कली मेटल इसके लिए बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि उनसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी का नहीं, और जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, लाइट पड़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे। चलिए दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपतित, हिंदी में लिखा जाता है आपतित प्रकाश की ऊर्जा hν का मान धातु के वर्क फंक्शन या देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा hν0 से अधिक होना चाहिए। जो प्रकाश आप डाल रहे हो hν, उसका मान ज्यादा होना चाहिए hν से। यदि ऐसा नहीं तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर नहीं जाए। hν0 क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अगर धातु की सतह पर डाली जाए तो वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इस चीज को समझिए। देहली ऊर्जा या वर्क फंक्शन देहली ऊर्जा जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं, hν0, वह न्यूनतम ऊर्जा है जिस पर धातु इलेक्ट्रॉन को अपनी सतह से बाहर निकाल देती है। तो ये वो यही कहना चाहता है कि जो आपतित प्रकाश है, जो hν है, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। कण और तरंग प्रकृति की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो वैज्ञानिक यहां कण और तरंग प्रकृति की व्याख्या करने में लगा हुआ है और वो ये कह रहा है कि जो hν है, जो हम प्रकाश डाल रहे हैं, उसकी ऊर्जा इतनी होनी चाहिए
कि वो दहली ऊर्जा को पार कर जाए। दहली ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको डालने पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल। तो चलिए, अगर इतना मान लिया जाए तो क्या हो भाई? देखो, इधर से HNO डाल रहे हैं। जब HNO डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो धातु की सतह है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, संग्राहक द्वारा अवशोषित किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन बैटरी में पहुंच गया। धातु की सतह क्या आवेशित हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल आवेशित नहीं होगी। अरे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आवेशित होनी चाहिए ना। बैटरी का ऋण ध्रुव उतने ही उदासीन इलेक्ट्रॉनों को इस धातु की सतह को वापस कर देगी। इसलिए धातु की सतह सदैव उदासीन रहेगी। धातु की सतह पर कोई आवेश नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बैटरी से इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाए। इसीलिए धीमे धीमे ये बैटरी क्या हो जाएगी? ऊर्जावान इलेक्ट्रॉनों द्वारा चार्ज हो जाएगी। और यही आजकल हम लोग सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अपनी घर की छतों पर प्लेट्स लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहली बात आपको बताई कि जो धातु पट्टी लगाई गई है वह किसी ऐसी धातु की होनी चाहिए जिसका IP बहुत कम हो, जिसका आयनेशन पोटेंशियल, जिसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम हो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सके, मतलब एल्कली मेटल्स। और दूसरी बात मैंने बताई कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा HNO का मान धातु के वर्क फंक्शन से अधिक होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बातें मान ली जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। क्या? कि HNO माइनस HNO बराबर क्या होगा? जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी भाई, HNO के बराबर ऊर्जा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब HNO ज्यादा है तो जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा सॉल्व कर लो बेटा। H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? हाफ mb। ध्यान दीजिएगा, ये कण और तरंग प्रकृति की व्याख्या। भाई जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ध्यान दीजिएगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति का कारक है। अच्छा, और मैं ये कह सकता हूं कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो लाइट की इंटेंसिटी का कारक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकल रही है, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और प्रकाश की आवृत्ति दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आवृत्ति का प्रकाश दोगे उतना इलेक्ट्रॉन उतनी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अच्छा, किसी भी प्लेट से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या वो भी आवृत्ति का कारक होगी? नहीं। ध्यान दीजिए, किसी प्लेट से
प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर करती है। लाइट की इंटेंसिटी का कारक होगी और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो लाइट की, प्रकाश की आवृत्ति का कारक। तो मेरे कहने का जो मतलब है उसको समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो प्रकाश की आवृत्ति का कारक है, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी का कारक है। मैं ये भी कह सकता हूं कि इधर देखिए, न्यू इंक्रीजेस मतलब प्रकाश की आवृत्ति, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। ये पहला चीज ध्यान रखिए। नंबर दूसरा, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बेटे इंटेंसिटी को कह सकते हैं तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की ये प्रकाश की तीव्रता का कारक। तो साइंटिस्ट ये बताना चाहता है कि जब हमने लाइट डाली तो हमको वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ जो खुद में एक पार्टिकल है। इसका मतलब वेव नेचर के साथ लाइट में पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट है। इसी प्रकार ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हम ये वेव नेचर को पुनः समझा सकते हैं। थोड़ी सी बात ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेंगे, बाद बाकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात फिजिक्स में होगी। हम तो थोड़ी सी बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक आयरन रॉड है और आप उसे हीट कर, तो पहले तो वो समथिंग ऑरेंज में कन्वर्ट होगी, फिर वो धीमे धीमे रेड में कन्वर्ट होगी। मैं सारे कलर लिख देता हूं। पहले वो लाइट ऑरेंज में कन्वर्ट, ऑरेंज, फिर और गर्म करोगे रेड, फिर और गर्म करोगे व्हाइट, फिर और गर्म करोगे ब्लू। तो जैसे जैसे आप एनर्जी देते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ चेंज होती चली जा रही है। वेवलेंथ चेंज हो रही है तभी तो कलर चेंज हो रहा है। हर वेवलेंथ पे अलग अलग कलर है। तो साइंटिस्ट क्या कहना चाहता है? क्या तरंग प्रकृति प्रदर्शित हो रही है? हाँ, ऊर्जा की तरंग प्रकृति प्रदर्शित हो रही है। ब्लैक बॉडी या कृष्ण कणिका कहते किसको है ये भी समझ लीजिए। मैं यहां पर लिखना चाहता हूं
हिंदी में कृष्ण कणिका प्रभाव। एक कृष्ण कणिका सभी प्रकार के मतलब 7 रंगों को उत्सर्जित या अवशोषित कर सकती है। मैं कह सकता हूं ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी is a perfect emitter as well as perfect absorber। जो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वो परफेक्ट एमिटर है और परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो साइंटिस्ट प्लैंक जिस बात को समझाने में असफल रहा, आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कृष्ण कणिका प्रभाव द्वारा प्रकाश की कण और तरंग प्रवृत्ति को साबित किया। तो यहां तक हमको ये बात पता चल जाती है कि प्रकाश में दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती हैं, कण प्रवृत्ति भी होती है और तरंग प्रवृत्ति भी होती है। बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। कल मैं आप लोगों को इसके आगे बोर्स मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करूं। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल।